हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट संख्या 17 जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में पूछा गया है 1/4/2021 को प्रथम पाली में पूछा गया है। तो इन सेट 17 में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सब का सोल्यूशन आपको काफ़ी विस्तार से समझाया जाएगा, आपके दिमाग में डाला जाएगा ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपका रिजल्ट 110% हो पाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में यहाँ पर लगा हुआ है कि यदि ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी हो तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको कोण बी ए डी आपको दिया हुआ है। तो कोण बी ए डी इसका वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ कितना 28 डिग्री। कितना हो जाएगा 28 डिग्री देले है ना 28 डिग्री। अब सोचिए कि ये पूरा त्रिभुज जो आपका है यानी कि ए बी सी, पूरा गौर कीजिए पूरा त्रिभुज अगर यहाँ से आधा 28 डिग्री है तो यहाँ से आधा और 28 डिग्री होगा, पूरा कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा ना। तो कोण बी ए सी पर आप लोग नज़र कीजिए, बी ए सी पूरा त्रिभुज यहाँ से आधा 28 तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी में तो त्रिभुज ए बी सी में हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तीनों त्रिभुज का योग हम लोग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालिए बी ए सी, तो अब लिखिए कोण बी ए सी जोड़ कोण, फिर नज़र डालिए कोण ए बी सी। अब अगर एक कोण ये लिए फिर अब कोण ए लेंगे तो कोण ए बी सी हो जाएगा, कोण ए बी सी। तो आपका हो जाएगा कोण ए बी सी हो जाएगा जोड़ फिर कोण अगर सी लेंगे ये वाला तो ये हो जाएगा कोण आपका हो जाएगा ए सी बी। क्या हो जाएगा कोण ए सी बी हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों कोण का मान यही होता है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, कोण बी ए सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 56 डिग्री। तो बी ए सी के जगह पर आप बैठा दीजिए 56 डिग्री और इसका वैल्यू दे ले है 56 डिग्री। तो आप 56 डिग्री मान को क्या कीजिए पुट कर दीजिए और फिर आपका हो जाएगा कोण ए बी सी को हूबहू उतार दीजिए। ए बी सी यही मान हमको कहता है, कोण ए बी सी का मान कहता है निकालने के लिए, ठीक है। और कोण ए सी बी का मान आपको दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस में 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर फिर कितना हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर आपका हो जाएगा इधर हो जाएगा 56, इधर 180 डिग्री इधर है 180 डिग्री और इस सब को ई बगल लेकर के आइए। ये आपका हो जाएगा 56 डिग्री बराबर के ई बगल आएगा तो -56 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर के ई बगल आएगा तो -60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कोण ए बी सी बराबर आपका हो जाएगा -56 डिग्री -60 डिग्री कितना हो जाएगा 116 डिग्री। और 116 डिग्री आप 180 डिग्री में घटा दीजिए तो आपका आएगा कितना 64 डिग्री। कितना आएगा 64 डिग्री। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। खोज लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था। तो वो कहा था, कब कहा था तो वो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट को दोस्तों हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं काला कानून कहते हैं। और रोलेक्ट एक्ट को हम लोग बिना अपील दलील एवं वकील का कानून भी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, वकील का कानून कहते हैं। और इस एक्ट के तहत भारत के 2 नेता को पकड़ा गया था रॉयल एक्ट के तहत। कौन कौन, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों को पकड़ करके कहाँ डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, आर्म्स एक्ट पूछेगा कौन लाया था तो 1879 ईस्वी में लॉर्ड लीटन लाया था। कौन लाया था, लॉर्ड लीटन लाया था। और लॉर्ड लीटन ही 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया था। तो दोनों बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर का मैथमेटिक्स से है और हम लोग मैथ के प्रश्नों को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है और इन प्रश्नों को हम लोग अब सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 + 2। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5 + 2 गुना 3 है तो गुना 3 है।
और यहाँ पर देख लीजिए भागा है तो भागा 3 गुना 2 करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 6 कर लेते हैं। भागा है तो पलट जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1/6 गुना कितना हो जाएगा 1/6। तो हमको पता है कि भागा का जब हम क्रिया करते हैं तो ये गुना में बदल जाता है इसका चिन्ह, और ये संख्या क्या होता है पलट जाता है। ये बात आपको पहले पता होगा। और यहाँ गुना कितना है 3 है, गुना 3 है। अब कुछ मत कीजिए, अब जहाँ से जो कटता है उसको काट दीजिए। जब हम इसको काटते हैं तो देख लीजिए 3 दूना 6 ये कट जाएगा, और ये 2 ये कट जाएगा, यानी कि 5 + 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 + 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 5 + 3 आ जाएगा, यानी 8 होगा। 8 देख लीजिए कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चौथा नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो NBFC को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन बैंकिंग फिनांशियल, FINANCIAL फिनांशियल कंपनी। इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, और NBFC के बारे में और भी प्रश्न याद रखना है यह कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 में आता है। NBFC पूछेगा यह किस में आता है, तो आपको बताना है कि यह कंपनी एक्ट जो कब आया था, कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 में आता है, सेक्शन 3 में आता है। ये भी बात आपको याद रखना है। यह मांग एवं जमा को स्वीकार नहीं करता है। NBFC क्या करता है, तो मांग और जमा को स्वीकार नहीं करता है, मांग और जमा को स्वीकार नहीं करता है, और चेक भी जारी नहीं करता है। NBFC और क्या करता है, चेक भी जारी नहीं करता है, चेक भी जारी नहीं करता है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। तो ये मांग और जमा को स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पर यही प्रश्न आप बढ़िया से पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो ये मांग और जमा को स्वीकार नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट होगा। बाद बाकी NBFC जो है यह ऋण प्रदान करता है, निवेश भी करता है और शेयरों का अधिग्रहण भी करता है, तो यही नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यही क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ फिर मैथमेटिक्स से आपका आ गया। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैथ के प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1 है, अच्छा थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। हमको पता है कि tan थीटा का मान 1 कब होता है, tan 45 डिग्री में। tan थीटा का मान कब होता है 1, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू ही क्या होता है 1 होता है। ये बात हमको पहले से पता है। अब यहाँ सवाल देखिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये ना है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये चूंकि यहाँ 2 लगा है, इसको हम लोग लिखेंगे साइन 2 थीटा। क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। और इधर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेम उतार देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर ये हो गया। अच्छा अब यहाँ हमको पता है कि थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, है ना। तो ये आपका हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस इधर कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा COSEC स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, यहाँ पर पुट कर दिए। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और इधर हो जाएगा थीटा का वैल्यू साइन 90 डिग्री, इधर इसको टोटल सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, साइन 2 इंटू 45 डिग्री गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री यहाँ लिख देते हैं। और इधर जो है आपका कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, चूँकि कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर में है
स्क्वायर में है तो क्या लिख देंगे, √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और इधर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 2 ही होता है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 ही होगा। तो 1 - 2 जब हम घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -1 देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर, हिल्टन, जस्टिस जेसी हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुआ था, सिफारिश पर हुआ था। अच्छा, और भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में गवर्नर पूछेगा कौन है, वर्तमान गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान गवर्नर जो 2025 में बना है उसका क्या नाम है, संजय मल्होत्रा। क्या नाम है, संजय मल्होत्रा नाम है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, अब भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर, तो आपको याद रखना है कि इसका प्रथम गवर्नर जो था उसका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था, सर ओसबोर्न स्मिथ, ये इसका प्रथम गवर्नर था। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई का ऐसा गवर्नर बताइए जो भारत का पीएम बना, प्रधानमंत्री बना, तो उसका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आरबीआई का गवर्नर था, बाद में क्या बना, पीएम बना। आरबीआई का गवर्नर से क्या बना, पीएम बना, गवर्नर से पीएम बना। ये सब प्रश्न आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक को हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, या बैंकों का पापा कहते हैं, या केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो ये सब नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में 7वां नंबर का है। 7वां नंबर का, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, प्रतिशत में प्रति व्यक्ति ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। 7वां नंबर का प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो ब्याज का दर बराबर जो फॉर्मूला होता है, ब्याज दर बराबर जो फॉर्मूला होता है, ब्याज दर बराबर फॉर्मूला होता है n-1 /t × 100। तो ये आपका फॉर्मूला होता है ब्याज दर बराबर। ठीक है, और अब आपको देख लीजिए, तो यहाँ अब क्वेश्चन को पढ़िए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में स्वयं को दोगुनी हो जाती है। तो 2 n का मान कितना है, 2 वर्ष है, हाँ दोगुनी हो जाती है, तो यानी 2 - 1 हो जाएगा × 100 हो जाएगा। अब 2 - 1 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। 4 को काट देंगे 25 बार में, 1 × 25 करेंगे तो 25 होगा। तो कहाँ पर आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगर आपको अभी तक दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। हम लोग जानते हैं कि रेशा 2 प्रकार का होता है। रेशा कितने प्रकार का होता है, तो रेशा टोटल 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम लोग प्राकृतिक रेशा, और दूसरा को हम लोग कहते हैं मानव निर्मित रेशा। तो चलिए हम लोग रेशे के प्रकार को हम लोग देखते हैं। एक को कहते हैं प्राकृतिक रेशा। क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशा। दूसरा का नाम है मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित रेशा। ठीक है, प्राकृतिक रेशा में क्या सब आएगा, कपास आएगा। प्राकृतिक रेशा में कौन सा आएगा, कपास आपका हो गया। फिर पटसन आपका आ जाएगा, जिसको हम लोग पटुआ कहते हैं। फिर आपका ऊन आता है, फिर रेशम आता है, फिर आपका जूट आता है, जूट जिसको हम लोग सन कहते हैं, जूट भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। फिर आपका लिनन आता है। क्या आता है, लिनन आता है। मानव निर्मित रेशा में क्या सब आएगा, रेयॉन आएगा। रेयॉन पूछे क्या है, तो मानव निर्मित रेशा है। फिर नायलॉन आएगा, फिर टेरीकोट आएगा, टेरीकोट
कोट आएगा, फिर आपका टेक्लॉन आएगा। क्या आएगा? टेक्लॉन आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित कौन मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशा में देखिए आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या आपका मिल रहा है, तो मानव निर्मित रेशा में आपका यहाँ पर देखिए फर्स्ट रेयॉन मिल गया। क्या मिल गया? रेयॉन मिल गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाद बाकी लिनन, रेशम, जूट, ये आपको हम प्राकृतिक रेशा में लिखाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिनन, जूट, ये सब रेशम, ये आपको हम कहाँ लिखा है? प्राकृतिक रेशा में लिखा है। तो ये प्राकृतिक रेशा है। बाद बाकी तीनों क्या था? प्राकृतिक रेशा था। जबकि रेयॉन ही क्या है? मानव निर्मित रेशा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा मैं आपको और भी बताता हूँ। चलिए, पटसन, पटसन को हम लोग गोल्डन फाइबर, इंग्लिश में, हिंदी में सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश के स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी यादों में मनाया जाता? नहीं, हाँ, प्रतिवर्ष डैश 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 की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये पोखरण सेकंड से इसका ताल्लुक है, तो इसकी स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से आप लोग सुनिए। पोखरण में सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1958 को। भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण पूछेगा कब किया था? तो पोखरण में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, भारत ने क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरी बार परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में किया था। और कब किया था? 11 मई को किया था 1998 में। और पूछेगा कि जब दूसरी बार जब किया था तो इस समय भारत का प्रधानमंत्री बताओ कौन था? फटाफट बता दो कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो नाम था अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। आपका तो इसके आपका नाम, आपको तो ये नाम पता ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यह जो दूसरा बार परमाणु परीक्षण हुआ था यह किस नाम से हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑपरेशन शक्ति। इसके तहत हमने क्या चलाया था? ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था। तो ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है? तो दूसरी बार जब परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, तब है। अच्छा, पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो पहली बार परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। तो पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। कौन थी? आईजी इंदिरा गांधी थी। और जो पहली बार जो परमाणु परीक्षण हुआ था वह उसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। तो ये सब बात आपको याद रखना है क्योंकि यही सब प्रश्न बार बार आपसे रिपीट करके पूछा जाता है। चलिए, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा मैं आपको और भी बताता हूँ। यहाँ ऑप्शन से प्रश्न काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। ऑपरेशन मेघदूत, चलिए ऑपरेशन मेघदूत बताइए ये कब चलाया गया था? 13 अप्रैल 1984 को। कब चलाया गया था? 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया था। और पूछेगा कि इसका चलाने का क्या कारण था? सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। ऑपरेशन मेघदूत चलाने का कारण क्या था? सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण। ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण। ठीक। और ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसका संबंध सिख दंगा से है। किससे है? सिख दंगा से है। और ये सिख दंगा हुआ कब था? तो आपको याद रख लेना है कि यह सिख दंगा 8 जून 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 8 जून 1984 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जो नाम है इसका नाम है ENIAC। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम से। ये तो पूछ लिया है संभवतः, अब जो है यह क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि ENAIC यह कब बना था, तो यह सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बना था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बना था। ठीक है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन बनाया था? तो USA ने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बताओ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो आपको बताना है परम 8000। क्या बताना है? परम 8000। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा
कि भारत का पहला कंप्यूटर का नाम बताओ। भारत का पहला कंप्यूटर, इसको 1 जुलाई 1999 में बनाया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने में? फटाफट देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो रक्त शर्करा के स्तर को जो नियंत्रित करता है उसको हम लोग इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये इंसुलिन हार्मोन हमारा कहाँ से निकलता है? यह अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। ये बात आपको याद रखना है। और यही इंसुलिन का अगर कमी हो जाता है इस हार्मोन का, तो आपको एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं, या इसी को हम लोग मधुमेह कहते हैं, या इसी को हम लोग धीमी मौत कहते हैं। और यह अनुवांशिक रोग है। ये बात भी याद रखना कि यह जो चीनी रोग है यह कैसा रोग है? तो यह अनुवांशिक रोग है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है? चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, इंसुलिन याद रखना कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। ये बात आपको याद रखना है। और इंसुलिन हार्मोन का खोज कहेगा कौन किया था? तो बाइटिन बेस्ट किया था। कौन किया था? बाइटिन बेस्ट इसका क्या किया था? खोज किया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट था। चलिए मैं आपको और भी बताता हूँ। एड्रीनलिन, इसको हम लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इसी को हम लोग लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। थायराइड, थायराइड ग्रंथि से हमारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। क्या निकलती है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। इसी के कमी से हमको क्या हो जाता है? गलगंठ हो जाता है, जिसको हम लोग घेंघा रोग कहते हैं। गलगंठ बोलिए या घेंघा रोग बोलिए या ग्वाइटर बोलिए, सब एक ही नाम है। टेस्टोस्टेरोन, यह पुरुष हार्मोन है। यह क्या है? पुरुष सेक्स हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है। ये बात आपको याद रखना है। पुरुषों में द्वितीयक विकास का यह लक्षण होता है, दाढ़ी आना, मूंछ आना, पुरुषों का आवाज़ भारी होना। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा और 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हैं, एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, मैसेज डर जाते हो, इसलिए आपसे प्रश्न नहीं बनता। आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर सॉल्व कीजिए आराम से, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए, आपके पास में 2 कार दिया हुआ है। कितना कार है? 2 कार दिया हुआ है। अगर हम दूरी को अगर हम x मान ले, तो पहला जो कार है 45 किलोमीटर की घंटा से चलता है। चलिए, जो कहता है आप वही कीजिए। जो पहला कार है वो कहता है कि 45 किलोमीटर की घंटा से चलता है और दूसरा कार 50 किलोमीटर की घंटा से चलता है। तो दूसरा भी कार जो है वह x माइनस, यहाँ पर लिख देंगे x/50। तो ये 50 किलोमीटर की घंटा से चलता है और कहता है, क्या कहता है? चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि कार को दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक लगता है। कितना अधिक लग गया? 32 मिनट अधिक लग गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 32/60 हो गया, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ देखिए एलसीएम आ गया। तो 45 और 50 का एलसीएम आपका होगा 450 होगा, और 45 दाही 450 आपको पता है कि यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा माइनस, और आपको 50 नमा कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 9x बराबर इधर 32/60 हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो चलिए हम लोग आगे इसको प्रोसेस करते हैं। तो आगे जब हम इसको जब प्रोसेस की और जब बढ़ाते हैं तो 10x में से 9x जाएगा तो ये कितना बच जाएगा? तो ये बच जाएगा x बच जाएगा। कितना बच जाएगा? खड़िया x बच जाएगा, 1x बच जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। 450 हो जाएगा, इधर 32/60 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना दिख रहा है ना? तो 60 गुना x इधर करेंगे तो 60 गुना x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 60x, इधर हो जाएगा 32 गुना 450, ये ना होगा 32 गुना, इधर हो जाएगा 32 गुना 450। अब गुना करने में टाइम हमको बर्बाद नहीं करना है। आप यहाँ से डायरेक्ट x का मान निकाल लोगे क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा। x बराबर आप लिख सकते हो इसको यहाँ 32 लिखे थे,
कितना लिखे थे, 32 लिखे थे। चलिए 32 गुना 450, 32 गुना 450 बट्टे 60। आप चूँकि यहाँ पे गुना करने में लग जाते तो आपका टाइम हद से ज़्यादा लग जाता है, इसलिए अब इसको हम x के मान निकाल लेते हैं। तो अब ये कट रहा है तो कटा दीजिए, कहाँ कहाँ पर ये कट रहा है, तो 1 0 यहाँ से कट गया, 3 दूना 6 से यहाँ कटेगा, 3 से 15 बार में 45 कट जाएगा, ठीक है। और 2 से यह 16 बार में कटेगा, और यानी कि 16 गुना 15, तो आप 16 गुना 15 करिएगा तो कितना होगा, तो आपका ये हो जाएगा 16 गुना 15 240 हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा, 240 है कि नहीं ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए यहाँ 240 है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में जीके का प्रश्न है। अब राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने किया था। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना पूछ रहा है तो देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर। आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। अच्छा थोड़ा सा यहाँ मैं आपको और भी बताता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका किताब का नाम याद रख लीजिएगा, द पोस्ट ऑफिस। कई बार पूछा गया है, द पोस्ट ऑफिस कहेगा किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अच्छा, पहला शब्द आप यहाँ देखिए बल्ला। बल्ला का संबंध क्रिकेट से है, हम सब जानते हैं क्रिकेट हम लोग बैट से खेलते हैं, बल्ला से खेलते हैं। उसी प्रकार हम लोग स्टिक से क्या खेलते हैं, क्या स्टिक से हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, बिल्कुल नहीं खेलते हैं। अब बास्केटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल नहीं खेलते हैं। टेनिस भी नहीं खेलते। स्टिक से हम लोग हॉकी खेलते हैं, क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हॉकी का ही खिलाड़ी था मेजर ध्यानचंद। कौन था, मेजर ध्यानचंद। किसका खिलाड़ी था, हॉकी का खिलाड़ी था। इन्हीं के याद में हम लोग 29 अगस्त को, कब, 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हम लोग हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि एक भुजा का मान आपको इधर 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दोनों का मान आपको दिया हुआ है। तो यानी कि आपको AB का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो AB का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ है, तो AB का मान देख लीजिए। त्रिभुज यहाँ इस वृत्त के अंदर क्या है, त्रिभुज है, और इस AB का मान यहाँ पर आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AB का मान आपको कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। और इधर आप यहाँ देखिएगा तो आपको AC का मान कितना दिया हुआ है, तो AC का मान आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 हाँ, तो यानी 16 गुना 20। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 16 गुना 20। कटने वाला कहाँ आपको दिख रहा है, तो 2 से 10 बार में ये कट जाएगा। तो 16 10 टकिया 160, यानी कि 160 कहाँ दिख रहा है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का प्रश्न है। 16, 17 और 18 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित का कहता है आपको मान ज्ञात करने के लिए। काफ़ी आसान प्रश्न है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 4 रूट अंडर 0 पॉइंट में क्या जीरो है, पॉइंट के बाद 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, फिर 81 है, यही ना है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 गो जीरो के बदले में हम 2 गो जीरो लिखेंगे ना। तो ये उधर हो जाएगा 4 गुना, इधर 4 गो जीरो है, जिसके बदला में 2 जीरो, और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। और हमको भी पता है कि हाँ 9 होता है। अब इसको सॉरी दोस्तों, 4 यहाँ रूट थोड़ी चलेगा, रूट नहीं चलेगा। तो 4 गुना 9 करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, यानी कि 0.036 हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, 0.036 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 19 नंबर का। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप उल्लेखित किया था। तो मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के बीच उल्लेखित किसने किया था, तो वो किया था, कौन किया था,
कौटिल्य ने किया था। इसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। क्या है? विष्णुगुप्त है। वास्तविक नाम विष्णुगुप्त, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं, या इसी को हम लोग चाणक्य कहते हैं। चाणक्य का ही असली नाम ये सब है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, इनके गुरु था, ये भी बात आपको याद रखना है। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्ष के कार्य प्रणाली का विवरण दिया है। कितना? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कितना? 27 अध्यक्ष के कार्य प्रणाली का बात बताया है। कार्य प्रणाली का चर्चा किया है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, सीता भूमि कहेगा किसको कहा जाता था? इसी प्रकार 27 में एक है सीता भूमि। इसको हम लोग कहते थे, भूमि के जो मालिक होता था उसको हम लोग क्या कहते थे? सीता भूमि कहते थे। ठीक है। और आपको आप ये बताइए, कोषाध्यक्ष किसको कहते थे? कोषाध्यक्ष। फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, फिर मैथ से प्रश्न आ गया, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल के अंकिक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको देखिए वृत्त की त्रिज्या अगर बोले तो वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r से दिखाते हैं, तो यानी r ये हो गया। और प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से ये हो जाएगा A/Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? वृत्त का देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अंकिक मान बराबर है। अब परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो ये हो जाएगा वृत्त का परिधि जो है वो बराबर है क्षेत्रफल का। किसका है? क्षेत्रफल का। तो वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं क्या होता है? 2πr होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, यानी कि पाई इंटू r स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी r गुना r करेंगे तो r², चाहे ऐसे इसको हम लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर जो कटने वाला है तो पाई आर को कटा दीजिए, तो इधर आपका क्या बच गया? r बच गया, यानी कि इधर आपका क्या बच गया? 2 बच गया। तो यानी कि r बराबर 2। खोजिए कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात नदी है? तो धुआंधार जलप्रपात नदी कहता है कौन सा है? तो उस नदी का क्या नाम है? तो उसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि धुआंधार जलप्रपात कहेगा कि स्थान कहेगा कि किस स्थान पर है। तो स्थान आपको याद रखना है, स्थान आपका याद रखना है मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला। क्या रखना है? MP का जबलपुर जिला। ठीक। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर कहेगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो आपको बताना कुंचिकल जलप्रपात। और ये कहाँ पर है? यह आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा या बड़ा पूछे तो आपको बताना विश्व का, इस बार पूछ रहा है विश्व का, तो आपको बताना है एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। और यहाँ तक आपको मैंने बताया, और इससे आगे मैं नेक्स्ट दिन करवाऊँगा, पूरा सेट सॉल्यूशन करवाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।